सभी प्रकार के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन किशड़ा हॉस्पिटल रौनापाल लाटघाट रोड तौकलपुर आजमगढ़ कुशल व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़ चैनल को। मैं विजय प्रताप यादव। आप सभी दर्शकों का वीपी न्यूज चैनल की तरफ से धन्यवाद। इस समय हम आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव पूना पार में हैं और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं और बहुजन समाज पार्टी के ये सिपाही हैं। मैं इनसे बात करूंगा। कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मात्र एक उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद एक चुनावी जनसभा को आजमगढ़ जनपद में संबोधित करेंगे। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां इन लोगों की चल रही है, मैं शंकर यादव जी से बात कर रहा हूं। सर, कल आकाश आनंद जी आ रहे हैं जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं जी और बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी हैं बहन जी के। क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, पहले तो मैं बहन मायावती जी को ढेर सारी बधाई दूंगा। उन्होंने एक युवा पर भरोसा देते हुए पार्टी के जिम्मेदारी सौंपी हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके उन्हें पूरे हिंदुस्तान में घुमा रही हैं और अपने स्वयं घूम रही हैं। चुनावी कमांड अपने हाथ में रखा है उन्होंने और उन्होंने तमाम दल लड़ रहे हैं समझौता करके, लेकिन बहन जी ने समाज से समझौता किया है, सारे समाज से, कि हम समाज से समझौता करेंगे और वो केंद्र में वह किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। जो भी सरकारें बनेंगी बिना बहन मायावती जी के अनुमति से नहीं बन पाएंगी। और इस बार न कोई 400 पार होगा, न कोई 500 पार होगा। बोलने के लिए सबको भाई आज़ादी है, संविधान ने हमें आज़ादी दिया है बोलने का, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में छोटे भाई आनंद आकाश आनंद जी आ रहे हैं बिंद्रा बाजार में चुनावी रैली को संबोधन करने के लिए। मैं सगड़ी की जनता से खास तौर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे भी हो बिंद्रा बाजार पहुंचिए और आकाश आनंद जी के बातों को सुनिए, उनसे प्रेरणा लीजिए कि एक युवा आपके साथ कदम से कदम चलने के लिए तैयार बैठा है, उसके पीछे आपको खड़ा होने की जरूरत है। क्योंकि संविधान खतरे में बार बार संशोधन किया जा रहा है और मुझे समझ में आ रहा है कि अगर सरकारें पूर्ण रूप से बन जाती, इसीलिए साझा की सरकार या विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आपने एक बार विपक्ष का नाम खत्म कर दिया और पूर्ण रूप से बहुमत दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। पूरा देश स्थिति डमाडोल है, बेरोजगारी, शिक्षा सब चौपट हो रही है। क्योंकि जब स्थिति भयावह होती जा रही है, अगर आप नहीं चेतेंगे, संविधान खतरे में, अगर संविधान मिट जाएगा, अगर खत्म कर दिया जाए, उसमें संशोधन करके जरूरी चीजें हटा दी जाएंगी और बिल पास कर दिया जाएगा, तो भविष्य अंधकार में है। जिस तरह से स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं कि हर चीज बिकता चला जा रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक जमाना था कि सुई भी भारत में नहीं बनती थी, लेकिन आज तो हवाई जहाज बन रहे हैं, तमाम चीजें बन रही हैं, रेलवे बन रहा है, रेलवे का इंजन बन रहा है, रेल की पटरियां बन रही हैं, हाथ में लोगों को काम मिल रहा था। लेकिन आज देख लीजिए कि लोगों के हाथ के काम को छीना जा रहा है। और कोरोना काल में तो इतने लोगों बेघर हो गए, इतनी छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग थे वो बंद कर दिए गए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा पत्रकार बंधु के माध्यम से
कि पहले यही आजमगढ़ और मऊ मुबारकपुर ये हब था, सूत कारखाना था, परदहा में स्वदेशी मिल थी, मऊ में सब बंद कर दिया गया। बिजली पैदा होती थी मऊ में, भी बंद कर दिया गया। और आज भी बिजली जो पैदा होती है वो पूरे उत्तर भारत के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उसको काट करके सीधे बिजली जो है, चाहे रेणुकूट में हो जो पूर्वांचल में पड़ता है, चाहे बीजपुर हो, शक्ति नगर, ये सारा जो है बिजली टांडा है, लेकिन बिजली जो है सब दिल्ली बम्बई को भेज दी जाती है। यहाँ के लोगों को कम दिया जा रहा है। और बेरोजगार आज सड़क पर तमाम, या तो भाई जब पढ़ता है तो माँ बाप उसको पैसा देते हैं, खर्चा देते हैं, शादी हो जाती है तो काम मिलता नहीं है, या तो वो फांसी लगा लेता है जाके बगीचे उगीचे में, क्योंकि शादी हो जाती है तो पत्नी को भी चाहिए खर्चा पानी। उधर माँ बाप ताना मारते हैं, इधर घर में पत्नी ताना मारती है, तो ताना सह सह करके या तो वो गलत रास्ता उठा लेता है, जाता है कट्टा खरीदता है, हत्याएं करना शुरू करता है। भाई वो सोचता है कि इसी से पैसा निकालेंगे, नहीं तो जाकर फांसी चूम लेता है, कहीं बगीचे में जाके लटक जाता है कि रोज के ताने से उसको बेरोजगार होकर घूम रहा है, काम मिल नहीं रहा है, मजदूरी मिल नहीं रही है, स्थिति इस वजह से। लेकिन धीरे धीरे जनता जागरूक है। भारत की जनता जितने जल्द लोगों को याद करती है उतने जल्दी भूलती है। वो समय आ गया है कि जनता इस बार भूलेगी और नया ताकत पैदा करेगी बहन मायावती जी के नेतृत्व में। और बहन मायावती जी भारत के किंग मेकर होकर के दिल्ली के सत्ता में भागीदारी निर्धारित करेंगी। और मैं चाहता हूं कि आनंद जी के बातों को सुनने के लिए पूरे जिले के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी बातों को सुनें। और अच्छी सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारी किए हुए हैं, कर रहे हैं, जो कल दिखेगा। एक सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, चाहे यूपी हो चाहे यूपी के बाहर भी हो। यूपी में भी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। उनका चुनाव लड़ने का तौर तरीका कुछ अलग देखने को मिला है। किन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है? क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो बहन जी का भी शासनकाल 4 साल रहा है, 4 बार रहा है। वो अपने शासनकाल में किन किन मुद्दों पर काम की है यूपी में, और अब की बार उनका क्या मुद्दा है? अगर उनकी भागीदारी केंद्र में आती है तो क्या कुछ समाज के लिए करेगी? देखिए, बहन जी का 4 साल का शासन पूरा उत्तर प्रदेश देखा है, और उत्तर 4 बार, और 4 बार के बाद पूरा देश उनके काल को स्वर्णिम काल कहता है। और बहन जी कानून का राज चलाया, जो संविधान के तहत जो कानून है उसको हाथ में रख करके, सामने रख करके देश को चलाया, अरे क्या नाम है, प्रदेश को चलाया। और उन्होंने शिक्षा की जोत जगाई। जितने पहले यहाँ के लोग पैसा ले जाते थे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका यहाँ लोग लेके जाते थे, लेकिन बहन जी ने मेडिकल कॉलेज की झड़ी लगा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, पॉलिटेक्निक लड़कियों के लिए, डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए, और लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए साइकिल दिया, तमाम चीज़ दिया, ताकि बच्चियों को लालच मत पढ़ें, स्कूल जाएं। जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी वो भी स्कूल जाने लगी। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, उस समय आप देखे होंगे कि अच्छे अच्छे लोग जेल के शिकंजों में, उन्होंने अगर उनका विधायक अगर गलत करता था तो उसको उन्होंने जेल भेजा। इस तरह का किसी कोई है? इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन तमाम गलत लोग करते हैं, लेकिन उनको कोई पुलिस छूने नहीं जाता, नजदीक नहीं जाता है। लेकिन बहन जी ने, आप देखे होंगे कि अपने चेंबर में बुला के लोगों को कहा है कि पुलिस वालों को लेके जाओ, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। कानून जो होगा वो कानून के रास्ते से किया जाएगा। तो बहन जी ने कानून का राज चलाया, और उन्होंने नौकरियों का पिटारा खोल दिया था। जो आप देखे होंगे, सफाई कर्मी के नाम पर लाखों लाख लोगों को नौकरी मिली। उन्होंने आवास बनवाया, माननीय कांसीराम जी के नाम से इतने आवास बनवाए।
उसी की लोग नकल कर रहे हैं। चाहे वो भी पहले इंदिरा आवास के रूप में एक आपको मिलता था कभी कभार, तो आप दूर से ही देख सकते थे कि ये दलित बस्ती है, इसमें 2-4 तो जो है इंदिरा आवास मिला है। उसी तरह से बहन जी ने ऐसा बनाया कि कोई ये नहीं कर सकता कि ये दलित आवास है। वो बहुमंजिली इमारत, शिक्षा की व्यवस्था, खेल की व्यवस्था, सारा उसी में करके उन्होंने समाज को दिया। और अधिकारी काम करते थे। अधिकारी जान जाते थे कि बहन मायावती जी आ रही हैं, तो वो एकदम रात में मैं देखा हूँ, वो रात में लालटेन लेकर के गांव की दलित बस्तियों में दौड़ते थे। जहाँ काम नहीं था वहाँ काम लोग करते थे। रास्ता नहीं, बिजली नहीं, रात में बिजली, रास्ता, और नौकरी में ये जो क्या नाम है सफाई कर्मी, उनको नौकरी दिया। मैंने इतना काम किया कि अगर उसकी नकल करे लोग, ये उन्हीं की नकल कर रहे हैं। आप देखे होंगे आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा से दिल्ली, यही समाजवादी के आज जो कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, यही लोग गए थे धरना देने के लिए। जब जेपी क्या नाम है रोड बनाते हैं, वो बन रहा था, तो लोग गए थे धरना देने के लिए कि ये देश का नुकसान हो रहा है। आज फर्राटा भरते हैं, उसी से जाते हैं लोग दिल्ली। उन्होंने ही नींव डाला था एक्सप्रेसवे का, और उन्होंने सारे एक्सप्रेसवे का नींव डाला था। चाहे वो लखनऊ से दिल्ली हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, नींव उन्होंने ही डाला था। गुवाहाटी क्या नाम है गोरखपुर से लखनऊ से दिल्ली, सब बहन जी के ही 4 साल का कार्य है, जो उसको लोग आधा तिया पूरा कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने बनाया। तो बता दो भैया कैठो नौकरी दिए हो आप दोनों लोग मिलकर के। स्थिति है कि आज नौकरी के नाम पर समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। पेपर कराया जा रहा है, करा रहे सिपाही भर्ती करेंगे, और प्राइमरी में आप टीचर बनाएंगे, और परीक्षा ले रहे हैं IS-PCS का। IS-PCS थोड़े जगह प्राइमरी पढ़ाएंगे। अरे आपको अगर मन शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, आप जितने हाई स्कूल इंटरमीडिएट जितने लड़के हैं आप बैठा दो प्राइमरी के स्कूलों में। क्या वो क ख ग ABCD नहीं पढ़ा सकते? क्या उसमें IS की तैयारी कराएंगे प्राइमरी में? आप दो काम ना, पहले तो लोग 4 पास थे, 5 पास थे, वो प्राइमरी के टीचर हुए, और लड़के उसी टीचरों का पढ़ाया वो लड़का IS-PCS साइंटिस्ट इंजीनियर हुआ करते थे। आज क्या स्थिति है? आज बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं 2.5 सूट पढ़ के लड़के, लेकिन आगे जाते जाते लोग कोटा भेज रहे हैं कोचिंग के लिए, आधे लड़के ड्रगिस्ट हो जा रहे हैं। देहरादून की वही हालत है, जो इधर के लड़के वहां जा रहे हैं उनको सिखा दिया जा रहा है। कोई ऐसा ड्रग नहीं है जिसको लेना शुरू न करते हो। सर, आजमगढ़ सदर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सांसद हैं, उपचुनाव जीते थे, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू को उतारी है, और फिर माननीय अखिलेश जी अपने भाई धर्मेंद्र यादव को दोबारा यहाँ फिर भेजे हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक जमीनी कार्यकर्ता जो 1985 से अब तक बूथ एक कार्यकर्ता के रूप से लेकर बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कई प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं भीमराज भर। उनको ये गरीब बेटे को प्रत्याशी बनाई। तो इन तीनों प्रत्याशियों में कौन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, और जनता किसको लाइक कर रही है? और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन तीनों में प्रत्याशियों की आकलन कैसे किया जा सकता है? देखिए, यह तो लोकतंत्र का महाभारत है, और इस लोकतंत्र के महाभारत में बहन जी ने एक ऐसे बहादुर व्यक्ति पर भरोसा जताया है जो पढ़ा लिखा, मेहनती, गरीब का बेटा, जिसको गरीब का बेटा कहा जाता है, गरीब का बेटा, सुहेल देव के वंशज भीमराज भर जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो गरीब हैं, लेकिन पार्टी के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित है, जनता के लिए समर्पित है। उनको अपना विश्वास दिया है, और मैं पूर्ण रूप से यही कहूँगा कि जनता उन पर भरोसा जताएगी, क्योंकि जनता ने सबको देख लिया। भाई, दोबारा चुनाव तो आदमी अपने कर्म पे जीतता है।
पहला तो झटका पटका में आया आदमी जीत जाता है, लेकिन दूसरा चुनाव अपने कर्म पे जीतता है। जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम जनता देती है। जनता बहुत महान है भारत की, और आजमगढ़ की जनता और महान है। आप देख लीजिए, माननीय मुलायम सिंह आजमगढ़ से लड़े थे चुनाव। ये हुआ जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आजमगढ़ को कमिश्नरी दिया, हल्ला मचाया गया, कमिश्नरी मिल गया, कमिश्नरी मिल गया। अरे भाई, कौन सा भारत आजमगढ़ को गोल्ड मेडल मिल गया? अरे कमिश्नरी गोरखपुर में था, जब जिला है, जब कमिश्नरी बनेगी तो कमिश्नर बनना करेगा। लेकिन कमिश्नरी से क्या मिलने वाला है? और जो मुकदमा एक खत्म होने वाला है वो मुकदमा डबल हो जाएगा। यहाँ लोग हारेंगे, तुरंत कमिश्नरी कूद के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर देना था तो स्कूल देते, मेडिकल कॉलेज दिए होते, इसके बाद अस्पताल देते। लेकिन उन्होंने शिक्षा को ही चौपट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत नजदीकी रहा हूं माननीय मुलायम सिंह जी का, मैं वो भी दिन देखा हूं जब अजीत सिंह ने उन्हें विरोधी पद से हटा दिया था, और माननीय चंद्रशेखर जी कैसे कैसे क्या उन्होंने उनके बारे में किया। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, अब वो नहीं है दुनिया में, मैं उनको सच्चा सत्ता समर्पित करता हूं, बहुत नजदीक से देखा हूं। मुझे तो ऐसे जगह रहने का मौका मिला है कि जहां देश की राजनीति तय की जाती है। वो बहुत बात की चीज है, उस पर मैं प्रकाश नहीं डालना चाहता। लेकिन अखिलेश जी आए, इन लोगों को आजमगढ़ कमिश्नरी और जो मेडिकल कॉलेज दिया था उन लोगों ने उसका कहना सूद सहित जनता ने वापस कर दिया है। चीनी मिल तो बना, वह चीनी मिल पहले बना था, राम नरेश जी ने बनवाया था। जब मुख्यमंत्री थे तो राम नरेश जी ने चीनी मिल आजमगढ़ को दिया। और आजमगढ़ की नदियों पर जितने पुल आप देखेंगे नया, सब राम नरेश जी ने दिया था। और आज हालत है कि जिस जिले में चंद्रजीत यादव, जो कभी अमेरिका यूएनओ में जाकर के भाषण करते थे कांग्रेस के जमाने में, कभी राम बच्चन यादव जैसे लोग थे, राम नरेश यादव जैसे थे, आज आजमगढ़ की यादव की राजनीति को खत्म किया जा रहा है सैफई के लोगों द्वारा। आजमगढ़ के जो यादव समाज में जो अच्छे लोग हैं उनको बधिया करने का काम सैफई के लोग कर रहे हैं। आज आजमगढ़ की राजनीति कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी सीट लेके बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि हम विधानसभा जीत जाएंगे तो हमारी पूरी काबिलियत बनी रहेगी। अरे जनता है, लोकतंत्र है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ नहीं रहता तो शायद ये आज लोग बैठते नहीं, न आज बोलने के काबिल रहते, न अखिलेश रहते, न शंकर यादव रहते, न कोई और रहता। क्योंकि बाबा साहब का संविधान है, उसको सब लोग जुट के नहीं मिलाएंगे, बचाएंगे, स्थिति भयावह हो सकती है। और यही अखिलेश यादव जी आके लड़े थे और जनता ने अपने अपने सर पे बैठा लिया था आजमगढ़ की, कि नेताजी के लड़के हैं। और नेताजी बार बार कहा करते थे कि सैफई हमारा शरीर है तो आजमगढ़ हमारा दिल है। वो दिल कैसे टूट गया, क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि अखिलेश जी ने आजमगढ़ की जनता को धोखा दिया, और धोखा देने के बाद वो आजमगढ़ को लतिया करके 3 साल पार्लियामेंट में रह करके और लात मार के आजमगढ़ के लोगों के पीठ पे और सैफई चले गए। सर, एक और सवाल है। समाजवादी पार्टी के सगरी विधानसभा में हरिया ब्लॉक पड़ता है जी। हरिया ब्लॉक से पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव, उनकी लाभी लगभग 60 से 65 लोग, अभी 1 महीना हो रहा है गोरखपुर में माननीय स्वामी सहजानंद राय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, और यादव समाज इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। इस तरह से क्या लगता है, धर्मेंद्र जी चुनाव निकाल सकते हैं, या जैसे यादव समाज टूट रहा है तो भीम राजभर को इसका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, कौन कहाँ जा रहा है, सबको आज़ादी है कि वो कहीं जा सकता है, किसी दल में जा सकता है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और जहाँ तक धर्मेंद्र जी का है, जनता यहाँ की हरा चुकी है उनको। उनसे, धर्मेंद्र जी के हार से अखिलेश यादव जी को सबक लेना चाहिए, क्योंकि पहले चर्चा किया कि आजमगढ़ से शिवपाल जी आएंगे, और शिवपाल जी भी आते तो चुनाव हार के जाते,
क्योंकि आजमगढ़ की जनता पढ़ी लिखी है। ये दुर्वासा ऋषि की धरती है, ये राहुल सत्यनारायण की धरती है, ये तमाम पढ़े लिखे इतिहासकारों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है। यहाँ पे एक बार आप मूर्ख बना सकते हैं, दोबारा मूर्ख नहीं बना सकते। आजमगढ़ की जनता बड़ी होशियार है और इस बार भी दोनों लोगों में से इस बार गरीब के बेटे भीम राजभर पर हम लोग यही कोशिश करेंगे कि भीम राजभर एक गरीब परिवार का लड़का है, आप उसे लोग जिताएंगे और अपनी तस्वीर बदलेंगे। घोसी के क्या नाम है, आजमगढ़ की तस्वीर बदली जाएगी, क्योंकि जब कार्यकर्ता चुनाव जीतता है तो उसके दिल में पीड़ा रहती है गरीबों के प्रति कि हमें वहां पुल बनाना है, गरीब पैसे आएगा जाएगा। मैं कल एक जगह बैठा था, एक निमंत्रण में गया था, वहां पे स्थिति है, एक नाला है और नाले पर जब माननीय मंत्री जी थे, आज नहीं है इस दुनिया में, नहीं कहना चाहिए, राम प्यारे सिंह जी, उन्होंने वादा किया था, लोगों ने वोट दिया, वो नाला उसी तरह, वो नाला वहां से उठकर चला गया दूसरी जगह रसूलपुर में बन गया। और एक नाला था इधर दीवारे में, वो बना लेकिन वो चायपुर में चला गया और आदर्श जगह छोड़ करके बना, यदि आदर्श बना। एक पुल ऐसा बना जो कि 10 साल नहीं रहा, वो छोटी सरजू में समा गया। जब उनकी बहू उस समय विधायक थी, अगर चाही होती तो उस पुल का जीर्णोद्धार हो गया होता, लेकिन नहीं चाहे। और जो इस समय वर्तमान विधायक हैं, उनका कहना क्या है, उनका तो वही एक कहावत है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो उनसे कोई मतलब नहीं है जनता से, मैं उसको कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। एक और सवाल है, आप ऐसे नेता के शिष्य रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के, उनकी क्या सोच थी भारत के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, क्या कुछ था? देखिए, माननीय चंद्रशेखर जी के साथ मैं 1982 में पहली पदयात्रा में, उसमें सिविल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैं बलिया से पटना कदम कुआं, जहाँ जयप्रकाश नारायण जी दम तोड़ा था, वहाँ तक हुई। फिर उसके बाद कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पैदल शुरू हुई, तो उसमें मैं चला गया और 6 महीने कंटिन्यू उनको चरणों में रह करके पूरी यात्रा किया, देश की तस्वीर को देखा। और आने के बाद हमने कसम खा लिया कि हम जो हैं अब नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी पेशे में नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान ने शरीर उरीर दिया था, नहीं कुछ बनते तो कम से कम सिपाही होमगार्ड तो बन ही जाते, वो भी नहीं किया। और आ करके सगड़ी की जनता के बीच में सेवा का काम शुरू किया, चाहे बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, चाहे जो भी विपत्ति आ जाए, उस विपत्ति में शंकर यादव खड़ा रहता है, अपने जो भी शक्ति रहती है उसके अनुरूप। चंद्रशेखर जी ने कहा कि अगर किसी चीज को के बारे में सोचना है तो उस चीज को देखो, पहले उन्होंने समाज को देखो, अगर समाज के प्रति तुम्हें कुछ करना है तो समाज को देखो। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय चंद्रशेखर जी कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक, भितिहरवा जो जहाँ गांधी जी ने मड़ई डाला था निरह गुणों के खिलाफ, भितिहरवा पड़ता है मोती, क्या नाम है, पश्चिमी चंपारण में, वहां से पदयात्रा करके पश्चिमी चंपारण तक, कुशीनगर से फैजाबाद तक और कन्याकुमारी से दिल्ली तक हम लोगों ने देखा। आज स्थिति है पानी की समस्या। उन्होंने तब कहा था 1983 में कि अगर हम कुछ नहीं दे सकते तो भारत को पीने के लिए पानी की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। जो कर्नाटक से लेकर के अब पूरे कश्मीर तक पानी की समस्या थी, जो आज लोग कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं की से प्रेरणा लेकर के। और शिक्षा पर उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, आप चले जाइए, आज जो नक्सलाइट बेल्ट हैं आप उसमें चले जाइए, स्थिति आपको नजर आएगी। बीड़ी के पत्ता तोड़ते थे, बेचते थे, उस पर रोक लगा दिया गया। लकड़ी तोड़ते थे जंगल से, ले जाके बाजार में बेचते थे, राशन खरीदते थे, उसको उन्होंने बैन लगा दिया। जो भी उद्योग बन लगे हैं उसमें बाहर के लोग आ गए, कुछ नहीं है और उनको देने के लिए कुछ नहीं है, दिया कुछ नहीं। आज भी हो, चले जाइए, हम दूर नहीं, आपको सोनभद्र में चले जाइए, हालत यह है कि पीने के लिए पानी आज भी नहीं है। औरतें घड़े रख करके 8-8, 10-10
इधर आपके मध्य प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक नहरों में पानी नहीं था, नहरें थी ही नहीं, नदियों का पानी, जो बरसात में पानी गड्ढों में इकट्ठे थे, उसमें नारू नामक बीमारी होती है जो जिसको लोग कोढ़ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संख्या थी क्योंकि वो गंदे पानी को पीते थे। तब उन्होंने आवाज उठाई थी कि हमें पानी और शिक्षा, शिक्षित रहेंगे, आप किसी को कुछ मत दो, केवल एक शिक्षा का अधिकार दे दो। वो कहीं भी, शिक्षा एक ऐसा चीज है जो वह शेरनी का दूध है, जिसको जो पी लेगा वो हर जगह गुर्राएगा, अपनी बात रखेगा, हिचकिचाएगा नहीं। उस समय उन्होंने आवाज उठाई थी। और रोजगार, उन्होंने कहा कि भारत हाथों का देश है, युवाओं का देश है, इनको हाथ को काम दो। अगर आप एक किसी व्यक्ति को चपरासी की अगर कहीं नौकरी दे देते हैं तो उसका परिवार बहुत आगे चला जाता है, उसके बच्चे पढ़ लिख लेते हैं। तो उस समय उन्होंने आवाज उठाया था शिक्षा को फ्री कर दो। उन्होंने मंडल का क्या नाम है, डंकल का विरोध किया था, जो बाहरी वस्तुएं भारत में आ रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना हाथ है कि अगर हाथ में हम काम दें तो यहाँ पर हर चीज पैदा किया जा सकता है। किसानों का आवाज उठाई थी कि किसान को सहूलियत दो। 4 साल उन्होंने जब सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने उनको मदद किया था, उस समय उन्होंने विरोध किया था। लेकिन सरकार लोगों ने कहा, जब स्वर्ण मंदिर पर लोगोवाल ने हमला कब्जा कर लिया तब उन्होंने कहा, और श्रीमती इंदिरा गांधी जब उन्होंने सेना लगाई तब चंद्रशेखर जी का एक लाइन का बयान आया था कि स्वर्ण मंदिर में सेना का लगाना दुर्भाग्यपूर्ण। लोगों ने बड़ा विरोध किया कि ये तो आतंकवादी हैं, ये है वो है। फिर उन्हीं की बात पर लोग वापस आए कि नहीं, जो चंद्रशेखर जी ने कहा था वो बात सही है, सेना नहीं लगाना चाहिए था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। तो साथियों, आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। लेकिन चंद्रशेखर जी का एक स्पष्ट रूप था। कुछ उन्होंने कहा कि चंद्रा स्वामी आपके क्या लगते हैं, उन्होंने कहा कि चंद्रा स्वामी हमारे मित्र हैं सीधे, और वह मित्रता हमारा परिचय जो है राजीव गांधी ने कराया था। चुप हो गए लोग। उन्होंने नेपाल में लोकतंत्र को बहाल किया था, वहां राजतंत्र था, लेकिन वहां की लड़ाई में इन्होंने सहभागिता दी चंद्रशेखर जी ने, और वहां लोकतंत्र बहाल हुआ था। और जब हम लोग पदयात्रा कर रहे थे तो पानी नहीं था। रामकृष्ण हेगड़े उस समय मुख्यमंत्री बने थे कर्नाटक के। हम लोग चित्रदुर्गा में थे, एक दिन रुक गए, वहां रोके गए थे, और वहां की महिलाएं सर पटकती थी पैर पर कि बेटा कुछ नहीं दे सकते, तन्नी ले करते थे। हम लोग भाषा समझ नहीं पाते थे, तो महिलाओं से BL शंकर थे वहां पे, आज जो कैबिनेट में है। हम लोग पूछते थे BL शंकर ये क्या बोल रहे हैं सर, तो कह रहे हैं सर आप कुछ नहीं दे सकते तो पीने का पानी दो। उन्होंने सर्वप्रथम शपथ ग्रहण करने के बाद कावेरी नदी से पानी छुड़वाया तमिलनाडु को, और मचा हाहाकार कि चंद्रशेखर जी ने पानी खुलवा दिया। लेकिन भाई उसी पर तो आधा हर जगह पानी है, बिजली पर तो राजनीति हो रही है, जाति पर राजनीति हो रही है। तो उसमें उन्होंने तमाम ऐसे काम किया। जिस समय खाड़ी संकट था उस समय सद्दाम से रोज बात होती थी, देश बड़ा उथल पुथल में था। उन्होंने पहला अमेरिका का जहाज जो है त्रिवेंद्रम में उतरा, लड़ाकू विमान, क्योंकि एक देश दूसरे देश से वो राजनीतिक समझौते होते हैं। तो उन्होंने कैबिनेट को बुलाया और एक बार के अलावा दूसरी बार उन्होंने सीधे कहा कि हम लड़ाकू विमान को तेल नहीं देंगे, न हम अपने सरजमी पर उतरने देंगे। तुरंत कैबिनेट बुला करके उस नियम को खत्म कर दिया उन्होंने, और तमाम काम किया उन्होंने। लेकिन 4 साल में आदमी क्या कर पाएगा। कांग्रेस के लोगों ने समर्थन वापस लिया, तो उन्होंने यह भी कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि एवरेस्ट पर लोग जाते हैं झंडा फहराने, रहने के लिए नहीं जाते हैं। आप देख लीजिएगा उस समय का बयान। अब कह करके राष्ट्रपति भवन जाते हैं और अपना इस्तीफा सौंप के चले आते हैं। लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि उठ के गए और 10 मिनट में कहाँ से लौट के चले आए। उन्होंने कहा कि मैंने तो इस्तीफा दे के चला है। राजीव गांधी बहुत विनती किए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अरे भाई, मेरे पास तो 5 सांसद थे, आपने साथ देने का वादा किया था और आप एक लोग वॉकआउट कर रहे, तो हम कहाँ खड़े होंगे। हम तो इस्तीफा दे के चले आए, हम नहीं करते। सर, अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को मौका मिलता है अब की बार 2024 के चुनाव में केंद्र में भागीदारी निभाने का, तो किन किन मुद्दों पर वो आवाम को सहयोग करेंगी? देखिए, बहन जी को अगर मौका मिल जाए और विपक्षियों को सद्बुद्धि आ जाए
भगवान सद्बुद्धि दे दें और उनके नेतृत्व में सरकार बनाए, तो मैं समझता हूं कि सर्व समाज का जिस तरह से 4 बार जब मुख्यमंत्री बनी तो सर्व समाज का काम किया उन्होंने। समाज के लिए स्कूल से लेके हर चीज, नौकरी से लेके उन्होंने सबके, कोई एक आदमी अंगुली नहीं उठा सकता कि बहन जी ने कोई व्यक्ति विशेष के लिए कुछ किया। उन्होंने भ्रष्टाचार, अगर लगातार उनके सरकार जो भ्रष्टाचारी थे वो जेल चले गए, बलात्कारी अगर कोई था तो जेल चले गए, अपराधी था तो जेल चले गए। आप देख लीजिए उठा के इतिहास। तो बहन जी को अगर आप अधिकार देते हैं तो संविधान में जो दिया गया है अधिकार और कानून का राज चलाएंगी और देश में अमन चमन कायम रहेगा। और नौकरियों का तो पूरे हिंदुस्तान में झड़ी लगा देगी कि पूरी, मैं तो समझता हूँ कि बहन जी के पास इतने क्षमता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को काम दे दे। सर, कल के कार्यक्रमों को लेकर एक बार क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जनता को? मैं पुनः आप सबका को बधाई देते हुए मैं यही कहूँगा जनता से, सगड़ी की जनता से, कि जैसे भी हो वैसे आजमगढ़ बिंद्रा बाजार पहुँचे और छोटे भाई आनंद आकाश जी का बात सुने, क्योंकि वो युवा हैं, वो पूरे देश के एनालिसिस करते हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान के वो कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। बहन जी ने पहले से ही दौड़ा दिया कि जाओ संघर्ष करो, गांव की समस्याओं को देखो, समाज की समस्याओं को देखो और उसके बारे में आवाज उठाओ और लड़ो। यह समाज हमारा जो खास हो हमारा समाज है वो प्लस अदर सर्व समाज है, वो आपका साथ देगा। और इस जो माननीय कांशीराम जी का कारवां है, माननीय अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस कारवां को और जो बहन जी का मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग बहन जी के पीछे खड़े हैं। आप सुन रहे थे बहुजन समाज पार्टी के सगली विधानसभा के प्रत्याशी और आजमगढ़ के वरिष्ठ नेता शंकर यादव जी को। आप इसी तरह बने रहिए बीपी न्यूज आजमगढ़ चैनल की तरफ से। मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद और चुनावी अपडेट इसी तरह आप लोगों को दिखाता रहूँगा।